Welcome guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson for Java programming in object oriented principles. So in this lesson I will be teaching you how you can refine your classes, and this will be the part 1 for the refining section of the classes in Java programming. तो बेसिकली इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो कि प्रीवियस लेसन में मैंने आप लोगों को एक फ़ाइल प्रोवाइड की थी और मैंने कहा था कि वो डाउनलोड कर लें और उसके अंदर फॉलो करें जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रहा था लेसन में। प्रीवियस लेसन में अकाउंट क्लास थी, उसके अंदर आप लोगों ने आई होप के उसको उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब उसके बाद जो है हमें उस क्लास के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, अपडेशन करनी है। तो इस लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बाय द रिफाइनिंग ऑफ दूस क्लासेस, यानी वो जो क्लासेस हैं उनको रिफाइन करने से जो हम चीज़ें सीखेंगे उसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं छुपाने के लिए लो लेवल डिटेल्स वीआई एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स के ज़रिए। यानी किस तरीके से मैं एब्स्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लो लेवल डिटेल्स जो हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग डिटेल्स जो हैं वो यूज़र से मैं हाइड कर सकता हूँ या दूसरे प्रोग्रामर से हाइड कर सकता हूँ जो कि मेरी उस क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहा है। किसके ज़रिए? एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स के इस्तेमाल के ज़रिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे किस तरीके से हम अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ओके, तो प्रीवियस लेसन में जो मैंने आप लोगों को कहा था जो काम करने को, उसका फाइनल एंड रिज़ल्ट ये था कि ये जो तीनों इंस्टेंस वेरिएबल थे मैंने कहा था कि इसको हमें प्राइवेट जो है असाइन करना है वैल्यू, इसके एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट करना है, और जैसे ही हम इन तीनों को प्राइवेट करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो फाइल है जो हमारी क्लाइंट प्रोग्राम फाइल है, क्लाइंट प्रोग्राम logic.java फाइल है, ये इसके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखें ये एरर आ रहा है, ये बोल रहा है नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन दी और ये फिर इसका क्लास का रेफरेंस दे रहा है कि इसका प्राइवेट एक्सेस है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एरर आ रहा है। और अगर मैं ये प्राइवेट हटा दूँ, जो कि पहले ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर नहीं था यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि ये एरर दोबारा से रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें ये काम करना नहीं है क्योंकि ये बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि एरर रिजॉल्व हो गया और अब इसने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, यानी ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं डायरेक्टली इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये बैड प्रैक्टिस है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेसन में यही बात समझाई थी कि हमें जो है इन सबको प्राइवेट रखना है, ठीक है, इन सारे इंस्टेंस वेरिएबल को, और ये गुड प्रैक्टिस है। यही प्रैक्टिस जो है वो अप्रोच होती है, इससे जो है हमारे डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो अब इस लेसन में हम फर्दर इसी क्लास के ऊपर काम करेंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब दो किस्म के मेथड्स होते हैं जो कि बाज़ औक़त जो है वो प्रेजेंट होते हैं क्लास फाइल में, ठीक है। एक होता है एक्सेसर और दूसरा होता है म्यूटेटर। एक्सेसर मेथड कौन से होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किसी भी फील्ड की फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट्स के आउटसाइड से हम इसको इस वैल्यू को, किसी भी फील्ड की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं? सिंपली वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते, ना तो अपडेट करते हैं, सिंपली उस फील्ड की वैल्यू रिटर्न करते हैं। यानी एक्सेसर मेथड को यूज़ करके हम किसी भी फील्ड की वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब म्यूटेटर मेथड कौन से होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं वैल्यू को चेंज करने के लिए, ठीक है। यानी इसके ज़रिए हम जो है वैल्यू को चेंज कर सकते हैं किसी भी फील्ड की फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैं किसी भी फील्ड की जो है वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग द म्यूटेटर मेथड को इस्तेमाल करके। और इसके एक और जो यूज़ है वो ये है कि कुड बी अ सिंपल मेथड दैट असाइंस अ वैल्यू। ये कोई एक सिंपल मेथड भी हो सकता है जो कि बेसिकली एक सिर्फ वैल्यू को असाइन कर रहा हो, ठीक है।
और इसको बाज़ औक़ात सेट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक वैल्यू सेट कर रहा है, असाइन कर रहा है, तो इसको सेट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, म्यूटेटर मेथड को। could be more complex such as our withdrawal method which requires some checks, और ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिपेंड करती है आपका प्रोग्राम जो है वो कितना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बेस के ऊपर। जैसे कि हमने विदड्रॉ मेथड बनाया था जिसमें कुछ वेरिफिकेशंस भी हो रही थी, कुछ चेकिंग भी हो रही थी कि यूज़र जो है उसका विदड्रॉ एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, तो उसकी बेस पे हम डाटा को पास कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब इसकी मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दी हुई है एक्सेसर मेथड की, कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वैल्यू को असाइन करवा रहा हूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने ये गेट नेम मेथड इस्तेमाल कर लिया। अब ये गेट नेम मेथड क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैं इस वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के बारे में आपको बताया एक्सेसर मेथड की एग्जांपल में, कि ये क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, यही वाला जो मैं कॉल कर रहा हूँ, और ये सिंपली क्या कर रहा है, नाम को रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर रहा, सिंपली रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे एक दूसरे वेरिएबल पे इसकी वैल्यू को असाइन करा रहा हूँ बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से ये एक्सेसर मेथड जो है ये इस्तेमाल होते हैं, ये सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करते हैं, अपडेट नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते। अब म्यूटेटर मेथड की बात करते हैं। म्यूटेटर मेथड में देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक मेथड को कॉल करवाया और उसके अंदर मैंने वैल्यू पास करवाई, ठीक है, एज अ पैरामीटर मैंने एक नाम पास करवाया सेट नेम मेथड में। इसी तरीके से मैंने एक और मेथड कॉल करवाया डिपॉजिट का, ठीक है, और डिपॉजिट के अंदर मैंने यहाँ पे अमाउंट पास करवाई, ठीक है, वैल्यू पास करवाई। अब यहाँ पे दोनों मेथड मैंने आपको बताया है कि सेट नेम क्या कर रहा है, बेसिकली सेट नेम जो है वो एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग, जो कि यहाँ पे मैं पास करवा रहा हूँ उसको, ठीक है, और फिर ये अपडेट कर रहा है, यानी जो नेम है उसको इस गिवन पैरामीटर की वैल्यू के बराबर कर दे रहा है, तो ये बेसिकली अपडेट कर रहा है वैल्यू को, ठीक है, और अपडेट कर रहा है। और रिटर्न जो है ये एक्सेसर मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है, और ये क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो यहाँ से भी आप इसके डिफरेंसेस देख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा मेथड भी मैंने इसके सामने आपके सामने बताया हुआ है, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट, ये डबल अमाउंट ले रहा है और ये बैलेंस को अपडेट कर रहा है, ठीक है, बाय द गिवन अमाउंट। तो ये दोनों मेथड्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब आपको इसी मेथड्स की तरह आपको मॉडिफाई करनी है फाइल्स को, ठीक है, जो मैंने अकाउंट क्लास आपको प्रोवाइड की उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। क्या करना है आपको, कि आपको ऐड करना है गेट मेथड्स हर फील्ड के वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। यू नीड टू ऐड गेट मेथड्स फॉर ईच ऑफ द फील्ड वेरिएबल्स। जितने भी फील्ड वेरिएबल्स हैं, कितने हैं, टोटल 3 हैं, तो उन तीनों फील्ड वेरिएबल्स के लिए आपको गेट मेथड जो है वो ऐड करना है, ठीक है, अकाउंट क्लास के अंदर, यानी अकाउंट डॉट जावा फाइल जो क्लास फाइल जो है उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन करनी है। इसके बाद दूसरा काम को ये करना है कि आपको ऐड करना है सेट मेथड फॉर द नेम एंड नंबर फील्ड्स ओनली, यानी आपको सेट मेथड ऐड करना है। सेट मेथड क्या है, म्यूटेटर मेथड है, ठीक है। म्यूटेटर मेथड ऐड करना है किसके लिए, नाम के लिए और नंबर फील्ड्स के लिए, यानी 2 फील्ड्स के लिए आपको सेट मेथड ऐड करना है, ठीक है, ये आप मॉडिफिकेशन करनी है। और अकाउंट क्लाइंट लॉजिक के अंदर आपको क्या काम करना है, लॉजिक डॉट जावा फाइल जो है उसके अंदर आपको क्या काम करना है, आपको कोड को चेंज करना है बाय यूजिंग द सेट एंड डिपॉजिट मेथड टू असाइन वैल्यूज फॉर अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको कोड को चेंज करना है, सेट और डिपॉजिट मेथड्स को इस्तेमाल करना है वैल्यूज असाइन करने के लिए अकाउंट 1 और अकाउंट 2 ऑब्जेक्ट में, और फिर आपको प्रोग्राम रन करके देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो कोड है वो फाइनली इस तरीके से दिखना चाहिए, जो आपकी अकाउंट क्लाइंट लॉजिक है। आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बन गए। उसके बाद सेट नेम ये वैल्यूज़ में असाइन कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया दोबारा कि कोड कैन बी फाउंड इन द लॉजिक डॉट जावा प्रोसेस मेथड, ये लॉजिक डॉट जावा फाइल के अंदर प्रोसेस मेथड के अंदर आपको ये कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काम परफॉर्म करना है। अच्छा, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स की। कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को चलाने के लिए। बेसिकली आप ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स को चलाने के लिए, इंस्टेंशिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स यूज़ होते हैं।
और ये कॉल होते हैं बाय यूजिंग द कीवर्ड न्यू। हम न्यू कीवर्ड यूज़ करके इन कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको उसकी पूरी एग्जांपल दी हुई है कि सबसे पहले मैंने क्लास नेम बताया जो कि अकाउंट है, फिर मैंने नाम बताया और मुझे क्या ऑब्जेक्ट का नाम रखना है, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट 1 दे दिया नाम ऑब्जेक्ट का, उसके बाद मैंने इक्वल टू साइन दी और फिर मैंने न्यू कीवर्ड यूज़ किया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कीवर्ड, ठीक है। मैं इसके बगैर जो है ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्लास का। इसके बारे में अभी बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बेसिकली इन्वोक करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लास की और फिर सेमीकोलन। तो इससे इस पूरे कोड से क्या काम हो रहा है, इस पूरे कोड से एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका मैंने नाम रखा है ACCT1 शॉर्ट फॉर अकाउंट 1, और ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, अकाउंट क्लास से ताल्लुक़ रखता है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। ऑलराइट, अब ये 2 फेज़ की इंस्टेंटिएशन होती है, यानी 2 फेज़ में ये इंस्टेंशिएट होता है कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पे मैंने अकाउंट क्लास का नाम प्रोवाइड किया और फिर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम प्रोवाइड किया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 फेज़ इंस्टेंशिएशन में मैंने इसको दोबारा से यूज़ किया इस ऑब्जेक्ट के नाम को और फिर न्यू अकाउंट, यानी वो पीछे मैं एक ही लाइन में ये काम कर रहा था परफॉर्म, यहाँ पे मैं 2 फेज़ में कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी जब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो इसके फील्ड्स वेरिएबल में वो क्या होगी, नेम स्ट्रिंग में नल वैल्यू होगी, नंबर में 0 होगी और बैलेंस में 0.0 होगी, क्योंकि अभी कोई इसके अंदर वैल्यू हमने असाइन नहीं की है इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसकी सारी फील्ड वैल्यूज़ जो हैं वो नल होंगी या 0 होंगी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ब खुद बन जाता है, क्रिएट हो जाता है जब एक क्लास फाइल जो है वो लिखी जाती है, ठीक है। जैसी क्लास फाइल बनती है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और ये क्या करता है, ये एक एम्प्टी इंस्टेंस बनाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एम्प्टी इंस्टेंस से क्या मुराद कि इसके अंदर जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू को एम्प्टी कर देगा, यानी अगर इंटीजर होगा तो 0 इंस्टेंस वेरिएबल अगर क्लास के अंदर मौजूद है जिसका कंस्ट्रक्टर बना है तो उसको 0 कर देगा, डबल है तो उसको 0.0 कर देगा, बुलियन है तो उसको फॉल्स कर देगा, और स्ट्रिंग है तो उसकी वैल्यू को नल कर देगा, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। नेम है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है अकाउंट क्लास का तो उसको नल कर दिया इसने, नंबर है तो उसको 0 कर दिया, बैलेंस है तो 0। जब ये न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जब हमने इसको वैल्यू असाइन कोई नहीं की है, सिर्फ खाली इसको हमने इंस्टेंशिएट करवाया है बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, ठीक है। तो इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो एम्प्टी इंस्टेंस जो होता है वो क्रिएट हो जाता है ऑब्जेक्ट का, इसको कहते हैं एम्प्टी इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी कैन बिल्ड आवर ओन कंस्ट्रक्टर्स, हम अपने खुद के कंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं जो कि क्या करें, इनपुट पैरामीटर्स लें यूज़र से इनिशियलाइज़ करने के लिए किसी या फिर सारे इंस्टेंस वेरिएबल को, यानी जो भी इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद है क्लास के अंदर उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हम पैरामीटर्स लें यूज़र से, ठीक है, जो हम अपने कंस्ट्रक्टर बनाएं। हम बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ईच विद देयर ओन यूनिक इनपुट पैरामीटर लिस्ट, यानी हर कंस्ट्रक्टर जो है वो अपने ओन यूनिक इनपुट पैरामीटर लिस्ट के साथ हम, यानी हर कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये कहलाएगा क्या, इसको हम कहते हैं ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर। बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें एक बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि जब हम कंस्ट्रक्टर्स बनाना शुरू करते हैं खुद का, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे पास मौजूद नहीं होगा फिर, ठीक है, इज़ नो लॉन्गर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो खुद से क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। मस्ट बी रिटन बाय द ऑथर इफ़ यू वांट और नीडेड, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तब। अदरवाइज़ तो वो बिल्कुल ओके परफॉर्म करेगा, कोई हमें ज़रूरत नहीं है उसको टाइप आउट करने की और लिखने की, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर हमने खुद से अपना कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर हमें उसको अगर यूज़ करना है तो दोबारा से उसको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये है, इस तरीके से हम अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है, ऐड सम कंस्ट्रक्टर्स टू द अकाउंट क्लास। ठीक है, अकाउंट क्लास में अब हम ये कंस्ट्रक्टर को ऐड करेंगे। ये क्या काम कर रहा है, मैंने पब्लिक अकाउंट एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें मैंने 2 पैरामीटर परफॉर्म किए। ठीक है, 2 पैरामीटर पास किए बेसिकली, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, ये 2 वैल्यूज़ लेगा, ये नेम, न्यू नेम लेगा और न्यू नंबर लेगा। ठीक है, और उसको असाइन कर देगा जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, नेम और नंबर। इसके बाद ये एक दूसरा मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये बेसिकली हम ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ओवरलोडिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द अकाउंट क्लास। तो पहला मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन पास की, मैंने यूज़र अकाउंट नेम पास किया और अकाउंट नंबर पास किया। ठीक है, और दूसरा जो मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ उसके अंदर मैं 3 पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और अकाउंट बैलेंस। क्यों, क्योंकि मैं ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि मैंने अभी बनाया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर्स पास करवाए हैं। इसके अंदर मैंने कितना पैरामीटर्स पास करवाए हैं, 2 पैरामीटर पास करवाए हैं। तो पैरामीटर्स की डिफरेंस में हम मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, नाउ वी नीड टू मॉडिफाई आवर फाइल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, अपडेट करनी है फाइल को। तो अकाउंट क्लास में आपको क्या अपडेशन करनी है, आपको कंस्ट्रक्टर ऐड करना है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, नाम को सेट करेगा और नंबर को सेट करेगा, जैसे कि मैंने पीछे ऐड किया था। और इसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर ऐड करना है जो कि नाम को और नंबर को और बैलेंस तीनों को सेट करेगा, जो कि मैंने पीछे आपको बताया कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको 2 पैरामीटर पास करवाने हैं, नेम एंड नंबर, और दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको तीनों पैरामीटर पास करवाने हैं और सेट करना है वैल्यूज़ को। अच्छा, अकाउंट क्लाइंट लॉजिक में आपको क्या काम करना है, लुक एट द क्लाइंट प्रोग्राम बट डोंट मेक एनी चेंजेस टू इट। ठीक है, तो अब आपको देखना है क्लाइंट प्रोग्राम में, लेकिन आपको लॉजिक डॉट जावा फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा, लॉजिक डॉट जावा फाइल ही क्लाइंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये मैं बार बार इंटरचेंजेबली ये दोनों अल्फाज को बोल रहा हूँ, दोनों वर्ड्स को बोल रहा हूँ। तो लॉजिक डॉट जावा फाइल में ही हम अपना जो है क्लाइंट प्रोग्राम उसको कह रहे हैं। तो अब आप क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स बनाने के बाद ये बात आपको फिगर आउट करनी है। अब मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। यहाँ पे आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाने हैं अकाउंट क्लास के अंदर। पहला जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो क्या होगा, वो 2 पैरामीटर्स ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, न्यू नेम और न्यू नंबर, और जो इंस्टेंस वेरिएबल है नेम, उसके अंदर ये न्यू नेम जो पास होगा उसकी वैल्यू असाइन कर दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो न्यू नंबर इधर पास होगा उसकी वैल्यू इधर असाइन कर दे रहा है। और फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर वो क्या कर रहा है, वो 3 पैरामीटर्स ले रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये दिस कीवर्ड के ज़रिए हम दोबारा इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ ये किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे मैं बैलेंस जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, बैलेंस जो कि फील्ड वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है उसको यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस वैल्यू को मैं असाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 कंस्ट्रक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसका लॉस का क्या हुआ। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर केम फ्री विद द क्लास। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जब भी क्लास बनती है तो उसके साथ वो फ्री में आता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज नो अदर कंस्ट्रक्टर्स वर रिटन, जब तक के दूसरे कंस्ट्रक्टर्स लिखे नहीं जाते हैं तब तक कि वो मौजूद रहता है। वंस यू बिगिन राइटिंग कंस्ट्रक्टर्स यू मस्ट राइट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू वांट इट। जब हम कंस्ट्रक्टर्स लिखना शुरू कर देते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिखना ज़रूरी है अगर हम उसको चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर नहीं चाहते तो इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर चाहते हैं तो हमें उसको लिखना होगा। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल बता दी है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द अकाउंट क्लास। ठीक है, ऑलराइट। अब आपको मॉडिफाई करनी है अगेन अपनी फाइल्स को। अकाउंट क्लास में क्या करना है, डू नॉट री राइट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको रहने दें, वो जहाँ पे भी मौजूद है। और अकाउंट क्लाइंट लॉजिक में क्या करना है, यूज़ द न्यू कंस्ट्रक्टर टू इंस्टेंशिएट अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2 ऑब्जेक्ट। अब न्यू कंस्ट्रक्टर्स जो आपने 2 बनाए हैं उसको यूज़ करके आप इनको इंस्टेंशिएट करवाना है अकाउंट 1 और अकाउंट 2 ऑब्जेक्ट्स में। एरर्स आर रिमूव रन द प्रोग्राम, एरर रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद आपको प्रोग्राम को चलाना है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब
जब आप चलाएंगे प्रोग्राम में तो कुछ एरर्स से आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। राइटिंग अ क्लास फाइल एंड अ प्रोग्राम फाइल एट द सेम टाइम कैन बी मैडनिंग, यानी क्लास फाइल और प्रोग्राम फाइल को एक साथ लिखने में जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। ये बहुत ही पागलपन वाला, मैडनिंग वाला काम है कि एक साथ ही हम दोनों चीज़ों को लिख रहे हों, क्लास को भी और प्रोग्राम को भी। विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू अ क्लाइंट प्रोग्राम एरर्स कैन सडनली पॉप अप, यानी किसी चेंज ना करने पे क्लाइंट प्रोग्राम को एरर्स जो है पॉपअप हो सकते हैं सडनली, ठीक है। दिस इज़ ऑफन ड्यू टू सम चेंज मेड इन द क्लास फाइल, ये बाज़ औक़ात होते हैं चेंजेस जो कि हम क्लास फाइल के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से, जो कि इन दिस केस हमारी क्लास फाइल क्या है, अकाउंट क्लास जो है अकाउंट डॉट जावा फाइल, that now requires change in the way that a class file is used, but it won't always be this way. You may find yourself writing classes to be used by other programmers, or you may be writing a client program that uses a well developed class, one that isn't expected to undergo changes while you are writing the client program. In all these cases you should begin to see how important it is to take some time to plan your design before you dive in and begin programming. तो बेसिकली इसका मकसद ये है सारी एक्सप्लेनेशन का कि हमें अपने प्रोग्राम को वेल डिज़ाइन करना चाहिए, उसके बाद हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। और वेल डिज़ाइन प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली एल्गोरिथम के ऊपर बेस करती है कि हमें एल्गोरिथम्स बनाने चाहिए, उस एल्गोरिथम्स की टेस्ट के बाद हमें उस प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग फेस में आना चाहिए, ठीक है। तो इस लेसन में हम डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे कि हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरर्स हैं ये पर्पसली क्रिएट हो जाएंगे। Creating and resolving these errors for yourself is not only a good way to learn about classes in Java, but it should help you to gain a deeper understanding of why the code works the way it does. तो बेसिकली एरर्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं लर्निंग प्रोसेस में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या प्रोग्रामिंग इटसेल्फ। एरर्स से ही इन प्रोग्रामर्स जो हैं वो प्रोग्रामर बनते हैं, ठीक है, एरर्स को रिजॉल्व करके। तो जितने एरर्स आप रिजॉल्व करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है जावा की क्लासेस के बारे में और ऑब्जेक्ट्स के बारे में और कंस्ट्रक्टर्स के बारे में डीप होती चली जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ एरर्स के बारे में जो है वो स्टडी करें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी आप के लर्निंग प्रोसेस में आपके सामने एरर्स आते हैं उसको जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें रैश होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे से फोकस करके उसको रिजॉल्व करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगी प्रोग्रामिंग में। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपके सामने ये इमेज खोली हुई है। टू इम्प्रूव द कंस्ट्रक्टर्स इन द अकाउंट क्लास, अकाउंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि दो कंस्ट्रक्टर्स हमने बनाए हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट स्ट्रिंग न्यू नेम इंट न्यू नंबर। अब यहाँ पे जो मैंने ये कोड हाईलाइट किया हुआ है आप ये देख सकते हैं, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो साथ साथ जो हैं वो क्लियर होती रहें कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल कोड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। मैं यहाँ पे भी इसी कोड को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा इस कंस्ट्रक्टर में इसी कोड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बजाय मैं इसी कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस दे सकता हूँ, ठीक है, यूज़ द अदर कंस्ट्रक्टर देन कंटिन्यू, ठीक है। तो वो किस तरीके से, वो इस दिस कीवर्ड को यूज़ करके। तो ये जो दिस कीवर्ड है ये इसीलिए हमने यूज़ किया था। ये दिस कीवर्ड बेसिकली ये यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या काम कर रही है, ये इस कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस दे रही है, और यहाँ पे जो न्यू नेम और ये न्यू नंबर जो वैल्यू जो पास हुई है ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इससे ये वैल्यू जो है इसकी लेकर आएगी, ठीक है। उसके बाद डाटा जो है वो इस कंस्ट्रक्टर से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो बना है, ठीक है, उसके अंदर मैंने वैल्यू पास करवाई जोसेफ स्कोम, और यहाँ पे ये वैल्यू पास हुई, ठीक है। अकाउंट बैलेंस ये है और अकाउंट नंबर ये है इसका। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो कॉल है वो इस ऑब्जेक्ट के पास, इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगी, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर जो है ये इन्वोक होगा, चलेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर जो डाटा है न्यू नेम और न्यू नंबर जो इसमें इनपुट आएगा डाटा ये इधर पास होगा, ठीक है, इस कीवर्ड में इस स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है। तो ये जो न्यू नेम और न्यू नंबर का जो डाटा होगा ये
दोबारा इस कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा, पहले वाले कंस्ट्रक्टर के पास, और यहाँ से ये इसकी वैल्यू को असाइन कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा कंट्रोल जो है ये बैलेंस जो है फिर ये इनिशियलाइज होगा, ठीक है। अब इसका ऑर्डर को समझना है हमें कि क्या ऑर्डरिंग इसकी किस तरीके से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दो कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है यहाँ पे हम पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो ये कैसे इसकी ऑर्डरिंग हो रही है, तो इसको ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है। ये पहला कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले नेम और ये नंबर जो है ये इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये नेम नंबर इंक्लूड हो जाएंगे फिर ये बैलेंस जो है यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हमें जो है ये बात याद रखिएगा कि हमें इसकी ऑर्डरिंग जो है, जो हम ओवरलोड कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स के ज़रिए, इसकी ऑर्डरिंग हमें सेम रखनी है। यहाँ पे देखें स्ट्रिंग न्यू नेम है और फिर इंट न्यू नंबर है, वैसे ही मैंने यहाँ पे ऑर्डरिंग की हुई है, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है इनिशियल बैलेंस। अगर मैं इसको इसके ऑर्डर को चेंज कर दूंगा तो इससे जो है कोड कंपाइल नहीं हो पाएगा और कंपाइलेशन एरर क्रिएट हो जाएगा। यानी अगर मैं पहले बैलेंस को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को इधर ले जाऊँ फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ले आऊँ तो इससे भी कोड में एरर आ जाएगा, ठीक है। भले ही मैं ये पैरामीटर्स को चेंज ना करूँ, अगर मैं पैरामीटर्स को वही रखूँ, सेम रखूँ, मैं ये यहाँ पे इसको अपडेट कर दूँ कोड को, तो इससे भी एरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमें इसमें ऑर्डर की बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट गाइस फॉर दिस लेसन। आई होप you understand this lesson very well. If you have any query related to this lesson, then feel free to comment in the video comment section, and thank you very much for watching. Bye for now.